हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल्स के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आज यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं और जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। सर्वप्रथम हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि जलवायु क्या होती है। ठीक है, तो जलवायु और मौसम, बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस होता है। मौसम या जलवायु एक चीज ही होती है या उनमें कुछ अंतर होता है, तो वो समझेंगे सबसे पहले हम। इसके पश्चात हम भारतीय जलवायु किस प्रकार की है, भारतीय जलवायु को कौन कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं, और फिर मॉनसून के बारे में, भारत में मॉनसून की गति, मॉनसून का आगमन और फिर वापसी, इन सब चीजों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जलवायु क्या है। देखिए, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये जो चैप्टर है 9th क्लास, 11th क्लास और सेकेंड ईयर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, आपके लिए। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जलवायु क्या होती है। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होता है मौसम, और एक होती है जलवायु। मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। सबसे पहले मौसम की बात करें तो किसी भी स्थान के दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। ठीक है, वो तो क्या कहलाता है, मौसम। यानी कि क्या था, दिन प्रतिदिन जो बदलाव होता है वायुमंडलीय दशाओं के अंदर, वो क्या परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे आज है, धूप निकली हुई है। ठीक है, यानी कि मौसम क्या है, साफ है। कल बादल हो जाएंगे तो मौसम क्या हो जाएगा, क्लाउडी मौसम हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से फिर बारिश होने लग जाएगी। यानी कि दिन प्रतिदिन जो वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और ऐसा जो मौसम में परिवर्तन होता है वो दिन प्रतिदिन होता रहता है। लेकिन जो जलवायु जो होती है वो क्या है कि किसी भी स्थान की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाएं, लंबा समय कितना, 30 से 35 वर्ष, किसी भी स्थान की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ठीक है, जलवायु के अंतर्गत किसी स्थान की 30-35 वर्ष की विभिन्न जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका आंकलन किया जाता है और उसी आधार पे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस स्थान पे तापमान किस प्रकार का, एयर प्रेशर है वो किस प्रकार का रहा, और फिर वहां की जलवायु पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि वहां की जलवायु शीत जलवायु है या उष्ण जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो ये जलवायु क्या होती है, किसी भी स्थान की लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। और जलवायु का आंकलन है वो पिछले 30-35 वर्षों के आंकलन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, लेकिन मौसम क्या होता है, मौसम होता है किसी स्थान के दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। ठीक है, मौसम में दिन प्रतिदिन बदलाव होता रहता है, लेकिन जलवायु में परिवर्तन वो 30-35 वर्षों के पश्चात थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन जलवायु वो लगातार बनी होती है। जैसे किसी स्थान की शीत जलवायु है तो ऐसा तो है नहीं कि एक वर्ष शीत जलवायु हो जाएगी, अगले वर्ष ग्रीष्म, नहीं, वो 30-35 वर्ष, पिछला जो 30-35 वर्ष का समय देखा हमने, उसके आधार पे हमने आंकलन किया और फिर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इस स्थान की जलवायु वो किस प्रकार की है, शीत जलवायु है। ठीक है, तो ये तो होता है जलवायु और मौसम के बारे में। इसके पश्चात किसी भी स्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। कुछ कारक होते हैं, एक तो होता है अक्षांश, एक होता है ऊंचाई, एक होता है
समुद्र तट से दूरी। फिर वायु दाब, तापमान। इस प्रकार से कई फैक्टर होते हैं जो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अलावा महासागरीय तरंगे हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। ये चीजें हैं, कुछ फैक्टर हैं, 5 जो फैक्टर है हमने देखा, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, वायुदाब और तापमान। इन आधारों पे किसी स्थान की जलवायु का आंकलन किया जाता है। ठीक है, जलवायु को, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारकों में आता है वो ये कारक होते हैं कि अक्षांश है वो कितने अक्षांश पे वो स्थान स्थित है, ऊंचाई है वो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र तट से दूरी, वायुदाब और तापमान। ये जो कुछ फैक्टर हैं वो किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत की जलवायु को कई बार क्वेश्चन आता है, भारत की जलवायु जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखो यही जो फैक्टर कार्य करते हैं, एक जैसे अक्षांश की बात करें, अक्षांश है या अक्षांशीय विस्तार है भारत का, वो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है कि पृथ्वी के ऊपर जो मध्य से होकर जाती है, कौन सी, इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा है, उससे 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष भर सूर्य किरणें वो सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ की जलवायु क्या मिलेगी, उष्ण जलवायु मिलेगी। इक्वेटर से जो ही हम पोल की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, और ध्रुवों पे बहुत कम, न के बराबर सूर्य किरणें पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो जो जो हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जलवायु में परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, और ध्रुवों पर जलवायु किस प्रकार की, शीत जलवायु, अति शीत जलवायु देखने को मिलती है, जबकि इक्वेटर है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर उष्ण जलवायु वो देखने को मिलती है। आपको पता है कि भारत की जलवायु को अक्षांशीय विस्तार कैसे प्रभावित करता है कि भारत के मध्य से जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भारत का जो दक्षिणी जो हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, यानी कि जो कर्क रेखा से दक्षिणी जो हिस्सा है भारत का, वहां की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण जलवायु है। और कर्क रेखा से उत्तर का जो हिस्सा है, जो उत्तरी मैदान है, उस क्षेत्र में जलवायु है वो क्या है, उपोष्ण जलवायु, यानी कि न तो उष्ण है न शीत जलवायु है। ठीक है, उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है। तो ज्यो ज्यो हम इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जलवायु प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अक्षांश, तो उसी प्रकार से भारतीय जलवायु को अक्षांश प्रभावित करते हैं। दूसरा जो है ऊंचाई, ऊंचाई किस प्रकार से प्रभावित करती है। हमें पता है कि हम जो जो समुद्र तल से ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो जो जो हम ऊंचाई पर जाएंगे या जो जो स्थान जो है ऊंचा मिलेगा समुद्र तल से, उस स्थान की जलवायु क्या होगी, वो शीत जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर भारत की बात करें तो भारत का ये जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्र है ये हिमालयन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत एक उच्च क्षेत्र है, और ये जो मध्य एशिया से आने वाली जो शीत जो पवनें हैं इनको रोकने का कार्य करता है। ठंडी जो पवनें आती हैं उनको रोकने का कार्य करता है, और भारतीय जो मैदान है या जो दक्षिणी जो हिस्सा है उसको ठंडा नहीं होने देता। ठीक है, इन ठंडी पवनों से बचाने का कार्य करता है। इसी तरह से समुद्र तल से दूरी, समुद्री तट, हमें पता है समुद्री तट के पास है का जो भी क्षेत्र है वहां की जलवायु को सम जलवायु, यानी कि न तो अधिक सर्दी होती है न अधिक
गर्मी होती है इस क्षेत्र के अंदर। जो जो हम समुद्र तट से अंदर की तरफ जाते हैं तो उसी प्रकार से टेम्परेचर वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और उसमें तापमान में जो अंतर है, तापांतर जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि रात का तापमान है वो कम और दिन का तापमान है वो ज्यादा देखने को मिलता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि स्थलीय भाग और जलीय भाग के विभिन्न जो अंतर होता है उसके कारण। इसी तरह से एयर प्रेशर होता है। एयर प्रेशर और तापमान के अंदर आपस में रिवर्स रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। तापमान कम होता है, एयर प्रेशर वो बढ़ जाता है, और जो जो तापमान कम बढ़ता है तो एयर प्रेशर वो कम हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो भारतीय जलवायु को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात बात आती है भारत की जलवायु किस प्रकार की है। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत की जलवायु है वो मॉनसूनी जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? मॉनसूनी जलवायु है। क्यों कहते हैं कि हम भारत की जलवायु है मॉनसूनी जलवायु है? भारतीय जलवायु कैसी है? मॉनसूनी जलवायु। मॉनसूनी जलवायु भारत की जलवायु को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की जो जलवायु है उसके ऊपर कुछ हद तक मॉनसूनी जो पवनें होती हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि भारतीय जलवायु को मॉनसूनी पवनें वो बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, इसलिए भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? मॉनसूनी जलवायु कहा जाता है। अगर हम मॉनसून की बात करें, ठीक है, तो जो मॉनसून है उसकी बात करने से पहले हमें कुछ चीजें जो कॉमन चीजें हैं उनको समझना जरूरी है, तब हमें मॉनसून अच्छी प्रकार से समझ में आएगा, मॉनसूनी पवनें हैं वो अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। वो चीजें क्या है? एक तो है स्थल व जल का गर्म होना, ठीक है। सेकंड, तापमान व वायुदाब में संबंध। आपस में क्या संबंध होता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है ITCZ। ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना। फोर्थ जो है वो हिंद महासागर व अरब सागर में निम्न वायुदाब। ठीक है। इसके अतिरिक्त तिब्बत के पठार का गर्म होना, ठीक है। ये जो है वो 5 चीजें अगर हम समझ गए तो ये समझ लो कि हमें मानसून की जो आधी राह है वो हमने पहचान ली है, उसके ऊपर हमने चल दिया है, ठीक है। यानी कि मानसून के बारे में जो आधी जो चीजें हैं वो हमें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे स्थल और जल का गर्म होना। स्थल और जल है उसका गर्म होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारा अंतर होता है। स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, लेकिन जल है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक स्थलखंड जो होता है जब उसके ऊपर सूर्य की जो किरणें आती हैं तो वो जो स्थलीय भाग होता है वो पारदर्शी नहीं है, ठीक है। और पारदर्शी नहीं होने के कारण सूर्य की किरणें लगातार इसके ऊपर पड़ेंगी तो इसकी जो ऊपरी जो परत है वो ही गर्म हो पाती है, ठीक है। और वो जो ऊपरी परत है वो जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। वहीं एक
जलीय क्षेत्र है या समुद्री क्षेत्र है उसमें जो जल है वो क्या है, वो पारदर्शी होता है, यानी कि सूर्य की किरणें उसके अंदर तक पहुंच रही हैं, ठीक है, और अंदर तक पहुंचेंगी तो वो नीचे तक जो जलीय भाग है उसको गर्म करने में समय लगेगा, यानी कि वो चीज है वो जो समुद्री क्षेत्र है या जलीय क्षेत्र है वो देर से गर्म होगा, ठीक है, यानी कि जल और स्थल का देर से ठंडा होना, देर से गर्म होना। स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और जल देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, पहली बात। दूसरा, तापमान और वायुदाब में क्या संबंध होता है, ये चीजें अभी बताई थी मैंने कि जो जो किसी स्थान का तापमान बढ़ेगा तो टेम्परेचर है वो कम होगा, ठीक है, और अगर तापमान घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थर्ड जो है वो ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये ITCZ क्या है, हमने बताया था कि पृथ्वी के मध्य से होकर जो है वो भूमध्य रेखा है वो इसके मध्य से होकर जाती है, ठीक है, और इस भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये ITCZ के रूप में जाना जाता है। ये वह क्षेत्र है जहां पे व्यापारिक पवने उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने हैं वो आपस में आकर मिलती हैं, ठीक है, यानी कि ITCZ वह क्षेत्र होता है जहां पे उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने आकर मिलती हैं। यह एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ये क्या होता है कि जब ग्रीष्म मौसम होता है, गर्मियों के दिन होते हैं, उस समय क्या होता है, सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, ठीक है, और कर्क रेखा पर सीधा चमकने के कारण उत्तरी गोलार्ध है, कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। उसके कारण क्या है, ये ITCZ जो क्षेत्र है ये लगभग ये 5 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास उत्तर की ओर खिसक जाता है, ठीक है, इसके कारण भी मानसून के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो हिंद महासागर व अरब सागर में निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। क्यों बनता है, ये स्थल और जल के एक प्रकार से विकृत गर्म होने के कारण होता है ये, ठीक है, यानी कि जलीय भाग वो देर से गर्म होता है, ठीक है, और स्थलीय भाग वो जल्दी गर्म हो जाता है, और स्थलीय भाग जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे एयर प्रेशर निम्न होगा, और समुद्री भाग है वो देर से गर्म होगा तो यहाँ पे एयर प्रेशर वो ज्यादा होगा, और अगर जिस स्थान पे एयर प्रेशर है वो ज्यादा मिलेगा और जहां पे कम है तो जो वायु जो होती है, वायु है वो ज्यादा से कम की ओर, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लग जाती है। ये भी किसमें, मॉनसून के आने में सहायक होती है। जो नेक्स्ट जो है वो लास्ट है वो क्या है, तिब्बत का पठार का गर्म होना। ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय के दौरान क्या होता है, जो हिमालय के उत्तर में ये जो क्षेत्र है, ये तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है ये जल्दी गर्म हो जाता है क्योंकि ये स्थलीय भाग है, ठीक है, और ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ पे तापमान बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा तो पवनें कैसे चलेंगी, पवनें चलेंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, ठीक है, ये भी मानसून के आने में सहायक होता है। तो ये 5 चीजें हैं, एक तो स्थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, एक तापमान और वायुदाब के बीच जो संबंध होता है वो, और ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, इसके अतिरिक्त तिब्बत के पठार का गर्म होना, और हिंद महासागर और अरब सागर में निम्न वायुदाब है वो पैदा होना, ये चीजें होती हैं, ये मानसून के आने में सहायक होती हैं, ठीक है। अब आते हैं मानसून के ऊपर कि मानसून क्या है, कब आता है। मानसून जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द होता है
मोसिम। मोसिम जो है इससे मिलकर इससे बना है, ठीक है। किससे बना है? मोसिम से बना है। और ये जो मोसिम जो शब्द है इसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम, ठीक है। यानी कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु अर्थात मौसम, ठीक है। तो अगर हम मानसून पवनों की बात करें तो वे पवने जो ऋतु के अनुसार दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। यानी कि वे पवने, मानसून पवने वे पवने होती हैं जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा के अंदर परिवर्तन कर लेती हैं। वो पवने क्या कहलाती हैं? वो मानसून पवने कहलाती हैं एक प्रकार से, ठीक है। ये तो हमें मानसून के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है, या किस शब्द से निकला है। तो मौसिम शब्द है वो अरबी भाषा का, उससे मानसून बना है। और मानसून का, मौसिम का अर्थ होता है ऋतु अर्थात मौसम। यानी कि मानसून पवने वे पवने होती हैं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा को बदल देती है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में मानसून के आगमन की। भारत में जो मानसून है वो अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, दो प्रमुख शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं। इन दो शाखाओं से आता है, एक तो है अरब सागर की शाखा और सेकंड जो है वो है बंगाल की खाड़ी। इन दो शाखाओं से भारत में मानसून का प्रवेश होता है, ठीक है। अरब सागर की शाखा यानी कि ये जो है ये अरब सागर है, और ये है बंगाल की खाड़ी। इन दोनों ही क्षेत्रों से मानसून का आगमन होता है। क्या होता है कि जो इक्वेटर जो होती है, भूमध्य रेखा जो होती है, उसके दोनों तरफ ट्रेड विंड चल रही होती, व्यापारिक पवनें चलती हैं, ठीक है। और जब भारतीय जो उपमहाद्वीप वाला जो क्षेत्र है, जो स्थलखंड जो है, वो ग्रीष्म ऋतु के दौरान गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाता, तो यहाँ पे एयर प्रेशर वो कम हो जाता है। यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है। और जो दक्षिणी में, जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसके अंदर जो ट्रेड विंड चल रही होती है, जो व्यापारिक पवनें चल रही होती हैं, वो उत्तर में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पे निम्न वायुदाब होने के कारण ये अपनी दिशा बदल लेती हैं, ठीक है। और ये जो दक्षिणी पूर्व से चल रही होती हैं, इनकी दिशा बदल के क्या हो जाती है? दक्षिणी पश्चिम की ओर हो जाती हैं, ठीक है। और ये दक्षिणी पश्चिम पवनें फिर अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से होकर बहती हैं, ठीक है। और इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, किनके कारण? व्यापारिक, जो दक्षिणी जो व्यापारिक पवनें हैं, इन व्यापारिक पवनों के कारण, ठीक है। और ये जो पवनें हैं, ये पवनें भारत में लगभग ये जो क्षेत्र है ये केरला का है, और केरला के दक्षिण में इसकी जो राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम, वहां पे 1 जून को इन मानसून पवनों का आगमन होता है। कहां पे? केरल के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहां पे होता है? कहां पे होता है?
वो केरल के तट पर होता है तिरुवनंतपुरम में। कब? 1 जून के आसपास। ठीक है। इससे पहले भी अगर ऑप्शन के अंदर कहीं भी मिले और दे रखा हो अंडमान निकोबार के बारे में, तो अंडमान निकोबार में जो मॉनसून है वो 20 मई के आसपास आगमन हो जाता है। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अगर केरला के अंदर है तो केरला में 1 जून के आसपास मॉनसून का आगमन होता है। ये मॉनसून पवनें हैं केरला से टकराती हैं। ये जो मॉनसून पवनें हैं, जो व्यापारिक पवनों का दिशा परिवर्तन के कारण ये मॉनसून पवनों का आगमन होता है। ये मॉनसून पवनें जब अरब सागर के ऊपर से बहती हैं तो ये गर्म जो पवनें हैं, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बह रही हैं, गर्म पवनें होने के कारण यहां से जलवाष्प उठा लेती हैं। ठीक है। और जलवाष्प उठाकर ये पवनें हैं, ये कहां पे टकराएंगी? ये भारत के पश्चिमी घाट पर टकरा रही हैं। कहां पे? ये टकराएंगी पश्चिमी घाट पे। ये 3 अरब सागर की जो मॉनसून पवनें हैं वो 3 शाखाओं में बटेंगी। ठीक है। ऐसे सबसे पहली जो शाखा है वो कहां पे टकरा रही है? केरला के अंदर। ठीक है। केरला के अंदर टकराने के पश्चात जो दूसरी शाखा है ये महाराष्ट्र और गोवा के आसपास टकराती है। ठीक है। और तीसरी जो है वो सौराष्ट्र गुजरात में वाला क्षेत्र है, वहां पे टकराती है। हमने सेकंड लेसन के अंदर पढ़ा था भारत के भौतिक स्वरूप में। उनमें हमने पढ़ा था कि भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ठीक है। यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। तो ये जो मानसून पवने, जो जलवाष्प युक्त जो अरब सागर से आने वाले जो मानसून पवने हैं, जब भारत के पश्चिमी घाट पर टकराती हैं तो ये इस पहाड़ी क्षेत्र से टकराकर ऊपर उठती हैं। ठीक है। और जलवाष्प युक्त जो पवने हैं ये ऊपर उठकर इस क्षेत्र के अंदर भारत के पश्चिमी घाट में भारी बारिश करती हैं। ठीक है। ये जो क्षेत्र है, इधर जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पड़ता है विंडवर्ड साइड। यानी कि वायु के टकराने की दिशा में। तो इस दिशा में यानी कि जो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पे वर्षा होती है। लेकिन जो ही ये जलवाष्प युक्त पवनें यहाँ पे वर्षा करने के पश्चात दूसरी साइड पश्चिम घाट के इस साइड उतरती हैं तो इनमें जलवाष्प है वो नहीं रहता या नाम मात्र का रहता है। तो इस क्षेत्र में ये वर्षा नहीं करती हैं। और ये जो क्षेत्र है, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा न होने के कारण इसको बोला जाता है रेन शैडो जोन। ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में इसकी जान पहचान होती है। क्यों है ये वृष्टि छाया क्षेत्र? क्योंकि यहाँ पे जो पवने पहुंचते हैं, मानसून पवने, उनके अंदर जलवाष्प नहीं होता है। ये पश्चिमी घाट के विपरीत दिशा में यानी कि लीवर्ड साइड ये क्षेत्र पड़ता है। ठीक है। पवन विमुख ढाल की तरफ ये क्षेत्र पड़ता है। तो ये रेन शैडो जोन जो है, वृष्टि छाया क्षेत्र, पूछ लिया जाता है कई बार कि तमिलनाडु है वहां पे वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनों के कारण क्यों नहीं हो पाती है। ठीक है। दूसरी जो शाखा है वो महाराष्ट्र और गोवा में, मुंबई के आसपास मानसून का आगमन होता है। और वो जो मानसून का आगमन होता है वो 10 जून के आसपास होता है। 10 जून के आसपास मुंबई में मानसून पहुंच जाता है। ठीक है। और ये जो है ये थालघाट भोरघाट दर्रों के माध्यम से और तापी और नर्मदा नदी के जो घाटियां हैं वहां से ये आगे बढ़ता हुआ भारत के मध्य भारत में वर्षा करती है जो मानसून पवने ये। ठीक है। और थर्ड जो शाखा अरब सागर की वो सौराष्ट्र से होती हुई गुजरात के सौराष्ट्र में वर्षा करती है। लेकिन आगे चलकर यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। इस पर्वत श्रृंखला के समानांतर निकल जाती हैं ये जो मानसून पवने हैं ये। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे कोई बैरियर नहीं आने के कारण, कोई बाधा पैदा नहीं होने के कारण ये जो क्षेत्र है गुजरात और
राजस्थान का जो थार मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मानसून पवनों के समानांतर पड़ती है, और यहाँ पे बाधा उत्पन्न न होने के कारण ये पवन है वो इसके समानांतर साथ से बगल से निकल जाती है। ठीक है, तो ये जो तीन शाखाएं थी, एक तो जो शाखा अरब सागर की जो मानसून पवनों की वो केरल तट पर टकराती है, दूसरी जो हो मुंबई और गोवा का तटवर्ती क्षेत्र वहां पे 10 जून के आसपास, और यहाँ पे जो है ये 20 जून के आसपास सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में टकराती है, जो आगे बढ़कर उत्तर भारत की तरफ पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरी जो शाखा है जो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है। ठीक है, वो शाखा क्या है कि वो शाखा ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसके समानांतर निकल जाती है। ठीक है, इधर जो शाखा है इधर सागर वाली वो तो यहाँ पश्चिम घाट में टकरा रही है, और ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ये रेन शेड जोन में पड़ रहा है, वराष्टिशाह क्षेत्र में पड़ रहा है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो तमिलनाडु के समानांतर निकल जाती है और यहाँ पे वर्षा नहीं करती है। आगे बढ़कर ये जो है बंगाल की खाड़ी की जो मानसून की शाखा है, यहाँ पे म्यांमार के अंदर अराकान पर्वत श्रृंखला है, यहां जाकर टकराती है। ठीक है, जो मानसून की जो अरब सागर जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो अराकान पर्वत श्रृंखला टकराती है, और फिर इससे टकराकर इनकी दिशा हो जाती है उत्तर के मैदान की तरफ। ठीक है, और ये पवने आगे जाकर यहां से टकराकर ऐसे परिवर्तित होती है, और कुछ जो शाखाएं हैं इसकी यहां पे एक छोटा सा राज्य है मेघालय। मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं ऐसे, 1, 2 और 3। इस प्रकार से एक है गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीपनुमा इस प्रकार की आकृति है। तो ये मानसून पवने हैं वो इस कीपनुमा आकृति के अंदर प्रवेश करती है, और फिर यहां पहाड़ियों से टकरा क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। ठीक है, और ऊपर उठकर क्या करती है, यहाँ पे भारी वर्षा करती है। ठीक है, और विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो मेघालय के अंदर ही है। मेघालय में एक स्थान है मोसिनराम। इस स्थान पे ये जो पवने हैं ये भारी वर्षा करती है। क्यों? क्योंकि ये जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पे कीपनुमा आकृति होने के कारण इन पहाड़ियों की पवने हैं इनके अंदर प्रवेश कर ऊपर उठती हैं। ठीक है, ऊपर उठकर यहाँ पे भारी वर्षा करते हैं। यहाँ पे एक स्थान है, वो स्थान है तुर्रा नामक स्थान। ये जो स्थान है यहाँ पे एक दिन में इतनी वर्षा हो जाती है कि राजस्थान में पूरे वर्ष भर वर्षा नहीं हो पाती है। जो टोटल मिलाकर वर्षा की बात करें तो उतनी वर्षा यहाँ पे राजस्थान में नहीं हो पाती है जितनी वर्षा तुर्रा नामक स्थान पर एक दिन में हो जाती है। फिर ये जो मानसून पवने हैं ये पूर्वी जो पर्वत श्रृंखलाएं नागा है, मिजो है, ये पहाड़ियां है, यहाँ से टकराकर इनकी दिशा है वो उत्तर के मैदान की तरफ हो जाती है। ठीक है, और फिर ये उत्तर के मैदान की तरफ बढ़ती हुई इनके अंदर जलवाष्प है वो कम होता जाता है, क्योंकि रास्ते में ये बारिश करती रहती है। ठीक है, और बारिश करने के कारण ये जो इधर से अरब सागर की जो शाखा आई थी मानसून की, इनसे टकराकर पंजाब, हरियाणा, यूपी के अंदर बारिश वो करती है। हरियाणा के अंदर जो मानसून का आगमन होता है वो 29 से 30 जून के आसपास, यानी कि देश से लगभग 1 माह के पश्चात हरियाणा में मानसून का आगमन होता है। और इसके पश्चात जून में, जुलाई में बारिश होती है, और सितंबर में क्या होता है, मानसून का वापस लौटना की वापसी, मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। तब 1 सितंबर से 1 सितंबर से मानसून की वापसी है वो शुरू हो जाती है। सितंबर में जो है वो मौसम थोड़ा परिवर्तित होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है?
उसके पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है कि सितंबर में ये जो स्थलीय भाग है ये ठंडा होने लगता है, यानी कि यहाँ का तापमान है वो कम होने लगता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, क्योंकि सूर्य जो है वो शीतकालीन मौसम में मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर वो बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो पवने हैं यहाँ पे उच्च वायुदाब हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर वो लो हो रहा है, तो उच्च वायुदाब होगा। और समुद्री क्षेत्र के अंदर या दक्षिण में है वो निम्न वायुदाब, तो पवने हैं वो अपनी दिशा फिर से परिवर्तित कर लेती है, तो ये वापिस लौटने लगता है मानसून। ठीक है, और वापिस लौटते हुए ये मानसून है, ये सितंबर में स्टार्टिंग होता है, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर के आसपास ये जो ही मानसून पवने वापिस लौटती है। तो ये जो लौटती हुई जो मानसून पवने हैं ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके फिर ये शीत ऋतु में तमिलनाडु के अंदर बारिश करती है, क्योंकि ये जो मानसून पवने ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को ग्रहण करती है और फिर यहाँ आती है तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पे भारी बारिश करती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, तमिलनाडु के अंदर। इसके अतिरिक्त शीत ऋतु में उत्तरी भारत में कई बार क्वेश्चन आता है कि शीत ऋतु में उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। हम अब से कुछ समय के पश्चात WD के बारे में सुनेंगे, या कभी कभी बारिश होती है तो हम ये सुनते हैं कि पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश हुई है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो क्या होता है, देखो भूमध्य सागर के अंदर शीत ऋतु की बात हो रही है। शीत ऋतु में जो बारिश होती है विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत के अंदर, वो बारिश होती है WD के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। ठीक है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ क्या है कि भारत के इधर मध्य एशिया के आसपास एक सागर है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के अंदर क्या पैदा होते हैं, चक्रवात। कहां पैदा हो रहे हैं, भूमध्य सागर के अंदर पैदा होने वाला चक्रवात है। वो चक्रवात पश्चिमी पवनों के कारण किधर बढ़ते हैं, पूर्वी एशिया में, यानी कि भारत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और रास्ते के अंदर एक सागर पड़ता है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर व ईरान की खाड़ी, से ये क्या ग्रहण करेंगे, ये जलवाष्प ग्रहण करके फिर यहां हिमालय पर्वत से टकराते आगे। ठीक है, और हिमालय पर्वत से आकर टकराते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये वर्षा करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं पश्चिम विक्षोभ क्या है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर के अंदर पैदा होने वाला चक्रवात है, वो पश्चिमी पवनों के सारे भारत की तरफ या पूर्वी एशिया की तरफ बढ़ते हैं, और रास्ते में कैस्पियन सागर और ईरान की खाड़ी से ये चक्रवात जलवाष्प ग्रहण करके हिमालय पर्वत से आकर टकराते हैं। ठीक है, और फिर जो वर्षा होती है शीत ऋतु में, ये जो वर्षा है उस वर्षा को कहते हैं पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा। ठीक है, और ये जो वर्षा वो रबी की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। रबी की जो फसल होती है शीत ऋतु में, उसके लिए विशेष रूप से गेहूं व चना की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है,
तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है वो किस फसल के लिए महत्वपूर्ण है या किसके कारण होती है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में लौटते हुए मानसून के कारण किस राज्य में वर्षा होती है, तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मौसिनराम के अंदर वर्षा होती है। कहाँ पे, मेघालय के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे कीपनुमा 3 पहाड़ियां हैं और वहां पे जो बंगाल की खाड़ी से जाने वाली जो मानसून पवने वो सीधे प्रवेश करके ऊपर उठती है और फिर भारी वर्षा करती है इस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, हो जाएगा। भारत में मानसून पवनों की दिशा क्या है, वो है दक्षिणी पश्चिम मानसून। सबसे पहले कहाँ आती है, केरल तट के पास आगमन होता है। हरियाणा में लगभग 30 जून के आसपास पहुंचती है ये पवन। ठीक है, लौटना कब स्टार्ट कर देती है, 1 सितंबर से। 1 सितंबर से इनकी वापसी वो शुरू हो जाती है। हो जाएगा। ये है मॉनसून के बारे में जो हल्की हल्की नॉलेज है। इसके अतिरिक्त डीप नॉलेज अगर जानना चाहें तो उसके लिए आपको हाई लेवल के स्टैंडर्ड की जो किताबें हैं, जो चीजें हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो उतनी गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हम हैं वो 9th क्लास के विशेष रूप से, या थोड़ा बहुत 11th क्लास का है उसके बारे में चर्चा करें। ज्यादा हम गहराई में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन लेवल की या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीजें नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो मानसून की प्रक्रिया है, संपूर्ण भारत के अंदर मानसून का आगमन कब होता है, कब वापसी होती है, मानसून की वर्षा सबसे पहले कहाँ पे होती है, फिर कैसे कैसे दो जो अलग अलग शाखा है वो कैसे देश के अंदर पहुंचती है। ठीक है, तो आज जो है वो जलवायु के अंदर मानसून की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे तो अगली वीडियो के अंदर हम आपको उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, तो आप चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए चैप्टर के साथ, कुछ नए पर्सन्स के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।